तो सबसे पहली जो जानकारी का विशिष्ट स्रोत है वो है अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा यहीं पे जान लेते हैं कि एक तो आपको पता ही होगा कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की ही रचना है। आप उनको कौटिल्य कहिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त की रचना है ये जो अर्थशास्त्र है। इतनी बात आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गई होगी। दूसरी खास बात अर्थशास्त्र के बारे में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कई बार पूछा है, कभी कभी की तो बात ही छोड़िए, कि अर्थशास्त्र जो है दे देगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक विषय से संबंधित है, निम्नलिखित विषय से संबंधित है। अब उसमें सब्जेक्ट दे देगा कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, और फिर और कुछ ऐसे ही 2-4 ऑप्शन दे देगा, पॉलिटी दे देगा, है ना। अर्थशास्त्र के बारे में याद रखिएगा कि जब भी आपको ये पूछे कि किस विषय से संबंधित है, तो बताइएगा कि अर्थशास्त्र जो है लोक प्रशासन, नाम से मत डरिएगा कि इसका नाम अर्थशास्त्र है इसलिए इकोनॉमिक्स की पुस्तक, ऐसा नहीं है। ये है लोक प्रशासन की पुस्तक है, साथ ही इसको राजनीति की भी पुस्तक माना जाता है। तो ये राजनीति और लोक प्रशासन की पुस्तक है। किसकी है पुस्तक? राजनीति और लोक प्रशासन की पुस्तक है अर्थशास्त्र। मुझे लगता है कि इस चीज़ों तक किसी को समस्या नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सामान्य सी बात है। चलिए, और अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी सी बातें अगर करें तो अर्थशास्त्र में अगर आप देखिएगा कि टोटल 15 अधिकरण हैं। कभी कभी पूछता है कि कितने अधिकरण। अब अधिकरण अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको कह सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि संविधान में जो आरंभिक संविधान था उसमें कितने भाग थे? 22 भाग हुआ करते थे। तो ये भाग है ना। वर्तमान में संविधान में कितने भाग हैं जरा कमेंट करके बताइए। कुछ बड़े हैं ना, हाँ, तो उसको कमेंट करके बताइएगा आपको जब भी याद आ जाए। तो 15 अधिकरण हैं इसमें, यानी कि 15 भाग हैं अर्थशास्त्र के। साथ ही देखिएगा कि 180 प्राधिकरण हैं। अब प्राधिकरण से सही है कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रकरण कह सकते हैं इसको। प्राधिकरण से सही है कि ज्यादा सटीक शब्द अगर यूज करें तो 180 प्रकरण है। ठीक है। अब जब प्रकरण क्या है? प्रकरण बेसिकली अगर ये अधिकरण आपका भाग है तो प्रकरण आपका उपभाग है। तो इसमें तकरीबन 180 उपभाग हैं अर्थशास्त्र के। साथ ही अगर कुछ और बातें इसमें कि कभी कभी पूछ लेता है कि अर्थशास्त्र में कुल कितने श्लोक हैं, तो आप बता दीजिएगा कि अर्थशास्त्र में कुल 6000 श्लोक हैं। सबसे ज्यादा जो याद रखने योग्य बात है वो यही याद रखने योग्य बात है कि लोक प्रशासन की ये पुस्तक है, यानी कि राजनीति और लोक प्रशासन के बारे में इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक चीज अर्थशास्त्र के बारे में और जाने, जब किताब की बात कर रहे हैं तो कभी कभी पूछता है कि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो किस शैली में लिखी गई है। तो इसकी शैली क्या है, या रचना की शैली है, लेखन शैली इसकी क्या है? तो लेखन शैली की जब भी आप इसकी बात करिएगा तो ये अन्य पुरुष शैली में लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है? अन्य पुरुष शैली में। ठीक है। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि समस्या हो जाए कि अन्य पुरुष शैली है क्या। अन्य पुरुष शैली का मतलब ये है, जैसे आप अर्थशास्त्र, आप पूरी अर्थशास्त्र पढ़ डालिएगा, आपको एक बार भी चंद्रगुप्त मौर्य का कहीं नाम नहीं मिलेगा पूरे अर्थशास्त्र में। ठीक है, किसी राजा का नाम, मतलब इस तरह से उसने राजाओं के नाम नहीं लिया है चाणक्य ने, विष्णुगुप्त ने। ठीक है। दूसरी बात आप देखिएगा कि इवन चंद्रगुप्त का नाम तो छोड़िए, अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र का नाम का भी जिक्र नहीं है। मतलब पाटलिपुत्र का नाम भी अर्थशास्त्र में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब सारी बात किसी ना किसी सापेक्ष में। सपोज करिए अन्य पुरुष शैली क्या है, मैं आपको कुछ कह रहा हूं लेकिन मैं बिना आपका नाम लिए ही सब कुछ कह जा रहा हूं, वो आप समझ भी पा रहे हैं, लेकिन कोई मुझे डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकता कि मैंने आपको कहा। ठीक है, ये है अन्य पुरुष शैली में। ठीक है, तो अन्य पुरुष शैली में ये लिखा गया है। इतनी बातें मुझे लग रहा है कि अर्थशास्त्र के बारे में आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र से जो हमें कुछ जानकारी मिलती है मौर्यकाल के बारे में, वो कौन कौन सी जानकारियां अर्थशास्त्र से मिलती हैं, इस चीज को जानते हैं। तो अर्थशास्त्र में बहुत सारे सिद्धांत दिया है कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने। जैसे अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया है। सप्तांग सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सप्तांग सिद्धांत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसमें चाणक्य ने क्या किया है, एक इंसान के शरीर के हिसाब से राज्यों के अंगों की तुलना की है ना। सपोज करिए ये इंसान है, बहुत अच्छा नहीं है ये, मुझे यकीन है।
हाँ, मुझे पहले ही पता था कि मेरी कला बहुत माशाल्लाह है। हाँ, सपोज करिए कि ये इंसान है, ये इसके दो पैर हो जाएंगे, है ना, ये ऐसे में ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्लियर। अब ये अगर इंसान है तो ये इसका सर है ना, ये इसकी दो आंखें हो जाएंगी, ये इसका मुख है। चलिए ये इसके कान भी बना देते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो अब इसी के आधार पर अर्थशास्त्र में पूरा कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत बताया। क्या क्या बताया है? कौटिल्य कहते हैं कि जो ये इंसान का जो सर है, सर जो है ना, जो सिर है, सिर की तुलना वो किससे करते हैं? सिर की तुलना को वो कहते हैं कि ये राजा है, यानी प्रशासक है, स्वामी है। राजा या स्वामी कहते हैं सिर को। सिर की तुलना किससे करते हैं? सिर को बताते हैं कि वो राजा है या स्वामी है, इससे तुलना किया है उन्होंने। अच्छा, सिर के अंदर ही देखिएगा कि मस्तिष्क भी होता है ना। मस्तिष्क जो है वो आपके सिर के अंदर ही होता है ना, इतना तो आपको पता ही होगा सामान्य विज्ञान पढ़ते पढ़ते। मस्तिष्क कुछ लोगों का घुटने में होता है, लोग कहते हैं, वो ऐसा वो वाला नहीं, वो कहावतें हैं। सबका मस्तिष्क सर में ही होता है, सर के अंदर ही वो ढका हुआ है। तो मस्तिष्क की जो तुलना इन्होंने की है, इन्होंने कहा कि जो मस्तिष्क है बेसिकली वो दंड है, शक्ति है, शक्ति है, या दंड कह सकते हैं, सेना कह सकते हैं, है ना, उससे इनकी तुलना है ये बेसिकली, है ना। राजा की जो शक्ति है उससे तुलना, राजा की शक्ति क्या है? सेना है, ठीक है। तो मस्तिष्क की तुलना उन्होंने किससे की है? शक्ति से की है, या सेना से की है, दंड से की है। तीसरे नंबर पर आपको आंखें दिख रही होंगी, ये और अच्छी आंखें बना दूं, अब और अच्छी लग रही है। तो अब ये लग रहा है जीवित आदमी है, हालांकि ठीक है। तो आंखों की तुलना कर लेते हैं। आंखों की तुलना जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने की है वो किससे की है? अमात्य से की है, अमात्य। अब आपको लग रहा होगा कि अमात्य क्या है? अमात्य बेसिकली क्या है कि जो मंत्री हुआ करते थे ना, तो अमात्यों को विशिष्ट कार्य सौंपा जाता था। तो मंत्रियों का ही एक समूह है अमात्यों का, राजा के विशिष्ट मंत्री हैं, उनको अमात्य होते थे वो। तो राजा के जो विशिष्ट अमात्य होते थे वही बेसिकली मंत्री के रूप में भी काम करते थे। राज्य के प्रमुख कार्यों को करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सॉरी। आगे आपको ये कान है, तो कान की अगर बात करें, कान को कौटिल्य ने कहा जो मित्र हैं राज्य के, उनसे तुलना की है। राजा के मित्रों से, मित्र देशों से भी ये हो सकती है, ठीक है। तो मित्रों से तुलना, तो कान की तुलना मित्र से की गई है। इसमें आप मित्र देश भी लिख सकते हैं। कान की तुलना मित्र है राजा के। कान के बाद अब आप देखिएगा कि कौन सी संरचना दिख रही है? नहीं, नाक नहीं है, मुख की बात कर लेते हैं। मुख की बात करते हैं। मुख को कौटिल्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो मुख है ना, वो राजा के लिए कोष है, धन है। राजा का कोष या धन जो है उसकी तुलना की गई है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने उसकी तुलना किससे करते हैं? मुख से करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, मुख के बाद अब आती है भुजाएं। ये देख रहे हो, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं बनी है ना, ये भुजाएं हैं उसकी। हाँ, अब भुजाओं की बात कर लेते हैं। तो ये जो भुजाएं हैं, भुजाओं की तुलना जो की गई है वो किससे किया है? उसमें उन्होंने भुजाओं की तुलना उन्होंने किया है दुर्गों से या फिर किले से जो है। तो दुर्ग या किला से जो तुलना की है उन्होंने, भुजाओं की तुलना की है दुर्गों से, या फिर कह सकते हैं राज्य में जो किले मौजूद हैं उनसे की है। और लास्ट में 6 हो गया होगा मुझे लग रहा है, सर, मस्तिष्क, आंख, भुजाएं, कान और मुख, 6 हो गया। और लास्ट में जो ये जंघाएं हैं, तो जंघाओं की तुलना जो की है उन्होंने, जंघाओं की तुलना उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं प्रांतों से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप जनपदों से, या राज्य के जो क्षेत्र हैं उससे की है। तो राज्य क्षेत्र कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं, या जनपद कह सकते हैं। ये जो भी राज्य के क्षेत्र हैं उन सारी चीजों से तुलना की है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। इतनी बात मुझे लग रहा है कि आपको सप्तांग सिद्धांत जो राजा कौटिल्य का है वो एकदम बेसिक सी बातें जो हैं वो एकदम से क्लियर हो गई होंगी।